हेलो दोस्तों, नमस्ते। हिंदी साहित्य ज्ञान ट्री में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट थर्ड। जो हिंदी साहित्य चैनल पे आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे यूपी, टीजीटी, पीजीटी से संबंधित और यूजीसी नेट से। टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट। तो चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। दूसरा, ये वाला लोगो है हमारा हिंदी साहित्य चैनल का और आपको इस वीडियो पे क्लिक करनी है तो यहाँ से आपको क्या होगी, सारी वीडियो आपको ये मिल जाएंगी। प्रैक्टिस सेट है, इसमें यूजीसी नेट के भी प्रैक्टिस सेट है। कंटेंट पूरा है 1 यूनिट से लेकर 10 तक का। ये सारी वीडियो यहाँ पे आप देखकर पढ़ सकते हैं जो भी कंटेंट आपको चाहिए। और जो इसमें यूपी टीजीटी यहाँ पे मैं इसका यूजीसी नेट का सिलेबस भी दिया हुआ है। तो आप यूजीसी नेट के सिलेबस पूरा दिया हुआ है, इसमें 1 से 10 तक यूनिट के कवि रचनाएं और उनकी कविताएं हैं। पूरा यहाँ पे ये वीडियो दी गई है तो आप इन्हें एक बार जरूर देख लीजिए। अगर अच्छा लगे, सही लगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा इनसे। और जो ये प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं इसमें यूपी टीजीटी पीजीटी के, एक ये वाला प्रैक्टिस सेट है और एक ये वाला यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित है। संपूर्ण 125 का इसमें वर्णन दिया। चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी का थर्ड प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो राइट आंसर होगा गारसदा तासी ने। गारसदा तासी ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा और किस भाषा में लिखा था? ये फ्रेंच भाषा में। इसमें महज 72 कवि किसके थे? हिंदी से संबंधित थे। गारसदा तासी पहला आंसर। किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में। और जो पहला ग्रंथ है ये, जिसे कालक्रम और नामकरण का पर ध्यान नहीं दिया गया, ये सिर्फ किस पर लिखा गया था? वर्ण क्रम के आधार पर। अंग्रेजी के वर्ण क्रम के आधार पर इस ग्रंथ की रचना करी थी। नेक्स्ट है गारसदा तासी। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने का श्रेय फ्रांसीसी विद्वान गारसदा तासी को जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक इस्तावर द लिटरेरी हिंदुस्तानी में फ्रेंच भाषा में लिखी थी। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे उपयुक्त काल विभाजन किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। ये किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। दूसरा क्वेश्चन है आचार्य राम शुक्ल का काल विभाजन 1929 में सबसे वैज्ञानिक और तर्कसंगत माना जाता है, जिसे आज भी अधिकांश विद्वान इसका आधार मानते हैं। तीसरा क्वेश्चन है गारसदा तासी ने गारसदा तासी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में। ऑप्शन सी। चूंकि गारसदा तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे, इसलिए उन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ अपनी मातृभाषा फ्रेंच में लिखा था। आदिकाल को संधि काल और चारण काल, इन दो खंडों में किसने विभाजित किया था? रामकुमार वर्मा ने, राहुल जी ने, विश्वनाथ मिश्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर है रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा था? 1938 ईस्वी में आदिकाल को संधि काल का समय 750 से 1000 विक्रम संवत और चारण काल को 1000 से 1375 विक्रम संवत नाम दिया है। परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है तो हर पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। आदिकाल का समय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कब से कब तक माना? संवत 1050 से 1375, 1000 से 1350, 750 से 1000 और 700 से 1343। पांचवे का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
1000 से 1350। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल की सीमा 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी मध्य विक्रम संवत 1000 से 1350 मानी है। आदिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब तक और किस काल के नाम से जाना है? ऑप्शन ए संवत 1050 से 1375 वीरगाथा काल, संवत 750 से 1000 संधि काल, संवत 1000 से 1375 चारण काल, संवत 1000 से 1350 आदिकाल। तो छठे का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए संवत 1050 से 1375 वीरगाथा काल माना है। शुक्ल जी ने उस समय की वीरतापूर्ण रचनाओं की प्रधानता को देखते हुए इसे वीरगाथा काल नाम दिया था। किसके कारण? राजाओं की वीरता के कारण, क्योंकि उस समय में वीरता से संबंधित अधिक रचनाएं रची गई थी। जसर चरव नामक पुस्तक का रचनाकार निम्न में से कौन सा है? स्वयंभू है, पुष्पदंत है, दाहिला या अबुल हसन है? तो राइट आंसर है पुष्पदंत। जसर चरव इसका दूसरा नाम यशोधर चरित है। जैन कवि पुष्पदंत की एक महत्वपूर्ण अपभ्रंश रचना मानी जाती है। पुष्पदंत कौन सी सदी के थे? 10वीं सदी के। निम्न में से कौन सा पुष्पदंत की रचना नहीं है? तो महापुराण, जय कुमार चारू, जसर चरु और परमचरु। तो राइट आंसर होगा इसमें परमचर्य। किसकी रचना है? परमचर्य है शंभु की रचना और इसमें राम के जीवन से संबंधित वर्णन किया गया है। परमचर्य पदचरित रामायण कवि शंभु की रचना है, पुष्पदंत की नहीं। बाकी तीनों रचनाएं किसकी हैं? पुष्पदंत की। परमचर्य नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसमें परमचर्य के शंभु, ऑप्शन ए। शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपभ्रंश में राम कथा पर परमचर्य लिखी थी। निम्न में अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? संदेश रासक, राहुलवेल, जयचंद प्रकाश या आत्मबोध। तो राइट आंसर होगा संदेश रासक। संदेश रासक हिंदी का पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं से 13वीं शताब्दी में अब्दुल रहमान अदमान ने की थी। बटेश्वर बाहुबली रास नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये की शालिभद्र सूरी ने। इसका समय 1184 ईस्वी माना जाता है और ये 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य के कवि माने जाते हैं। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना 1184 से हुई। सुमेलित चंद्रबलदाई किसकी रचना है? तो चंद्रबलदाई पृथ्वीराज राजो की, नरपति नाल बीसल देव की, दलपत विजय कुमान रासो की और जगनी परमाल रासो की। तो ये आमने सामने 1 2 3 ऑप्शन बनेगा इसमें। ये चारों मिलान एकदम सही। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? सरापा दोहा कोश की सही है, सबरपा चर्या पद की है, डोमिपा योगचर्या की और हेमचंद की संदेश रासक नहीं है। संदेश रासक किसकी है? अब्दुल रहमान की। संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान है जबकि हेमचंद ने शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा था। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिकार। ये पंक्तियां किस कवि पुस्तक से है? तो ये परमाल रासों से ये पंक्तियां ली गई है। इसका दूसरा नाम जगनिक है। यह वीर रस की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं के द्वारा रचित परमाल रास और आला खंड की है जिसमें आला और उदल की वीरता का वर्णन है। जो जो पिंडे सो सोई ब्रह्मांड है अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका था?
नाथ कवियों का, सिद्ध कवियों का, जैन कवियों का, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा नाथ कवियों का। नाथ पंथ यह माना जाता है जो कुछ ब्रह्मांड में व्याप्त है वह सब कुछ मनुष्य के शरीर पिंड के भीतर भी विद्यमान है। हठयोग के माध्यम से वे इसे प्रसिद्ध सिद्ध कहते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था रामानंद के द्वारा। ये एक प्रसिद्ध कहावत है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। स्वामी रामानंद ही वे महापुरुष थे जिन्होंने दक्षिण भारत की भक्ति धारा को उत्तर भारत में फैलाया। श्री संप्रदाय के आचार्य निम्नलिखित में से कौन है? तो ये शंकराचार्य, ऑप्शन ए। श्री संप्रदाय के हैं रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक थे जिसकी स्थापना आचार्य रामानुजाचार्य ने की थी। बल्लभाचार्य ने किसकी उपासना की थी? तो किसकी उपासना पर? कृष्ण की उपासना पर बल दिया था। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के कितने विभाग हैं? तो 4 विभाग हैं, ऑप्शन से। सूफी मत में साधक की 4 अवस्थाएं या विभाग माने जाते हैं: शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। निम्नलिखित में से कौन हिंदी का प्रथम सूफी कवि है? तो मुल्ला दाऊद को माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जैसे विद्वानों ने मुल्ला दाऊद को उनकी रचना चंदाइन के आधार पर हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना है। निम्न में से कौन सी रचना नंदास द्वारा रचित है? रसमंजरी, रूपमंजरी, प्रेम मंजरी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे है उपरोक्त सभी रचनाएं नंदास की हैं। चंदायन नंदास अछाप के प्रमुख कवि थे। रसमंजरी, रूपमंजरी, बृहमंजरी जैसी कई मंजरी नाम वाली रचनाएं उन्हीं की हैं। मुल्ला दाऊद, मोहम्मद जायसी, दामोदर और कुतुबन। तो चंदाइन की रचना किसने की थी? मुल्ला दाऊद ने। चंदायन अवधी भाषा में लिखा गया पहला सूफी प्रेमाख्यान काव्य है। इसके रचय मुल्ला दाऊद। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा क्या रही? तो राइट आंसर है ब्रज भाषा। हालांकि भक्ति काल में अवधी, तुलसी, जायसी का प्रयोग हुआ, लेकिन कृष्ण काव्य की प्रधानता के कारण ब्रज भाषा इस काल की सबसे व्यापक और लोकप्रिय साहित्यिक भाषा रही। कबीर की मृत्यु संभवतः किस सन में हुई? तो राइट आंसर होगा 1518 ईस्वी में। और जन्म हुआ था उनका 1398 में। संवत 1575 यानी 1518 ईस्वी में मगहर में मानी गई। कबीरदास की रचना कौन सी है? बीजक है, पदावली है, सूरसागर है, साहित्य लहरी है। तो कबीरदास की है बीजक। पदावली विद्यापति की। सूरसागर सूरदास की। और साहित्य लहरी भी सूरदास की। राइट आंसर है बीजक। कबीर की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। इसके 3 भाग है: साखी, शब्द और अमेनी। सोहिला निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो राइट आंसर है गुरु नानक की, ऑप्शन डी। गुरु नानक सोहिला सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की प्रमुख वाणी रचना है जिसका पाठ रात को सोने से पहले किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कबीरदास की रचनाएं बीजक में साखी, शब्द, रमैनी के रूप में संकलित हुई। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य को प्रेमाश्रय साक्य कहा। तुलसी समन्वयवादी कवि हैं और परमानंद सागर की रचना सूरदास ने की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परमानंद की रचना सूरदास ने की। यह कथन गलत है।
परमानंद सागर की रचना जो अष्टचाप के कवि परमानंद दास ने की थी, सूरदास ने नहीं, इसलिए कथन गलत। कुतुबन ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की? मृगावती, अखरावत, कनावत, पद्मावत। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मृगावती। अखरावत जायसी की है, कन्हावत जायसी की और पद्मावत जायसी की। तीनों रचनाएं पद्मा उसकी हैं, जायसी की। कुतुबन ने मृगावती की रचना 1503 ईस्वी में की थी। यह एक प्रसिद्ध सूफी काव्य है। रामचंद्रिका निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? तुलसीदास की, केशवदास की, सूरदास की, कबीरदास की। तो राइट आंसर है कबीर केशवदास की। पदावली निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास या उपरोक्त सभी? तो पदावली सभी कवियों ने लिखी रचनाएं हैं, उपयुक्त सभी। अष्टचाप के लगभग सभी कवियों ने पदों के समूह को पदावली कहते हैं कि रचनाएं की। विकल्प में दिए गए सभी कवियों की अपनी अपनी पदावली है। पदावली निम्नलिखित में से किस कवि ने लिखी? शीत स्वामी, गोविंद स्वामी। पदावली तो वैसे विद्यापति की रचना है। किसकी है ये? विद्यापति की। इनमें तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है विद्यापति से संबंधित। बल्बाचार्य के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 11। तो राइट आंसर है 3। बल्बाचार्य ने जीवों को 3 प्रकार बताए: जीव, मर्यादा और पुष्टि। संतन को कहाँ सीकरी सो काम। ये पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि की है? नंददास की, मलुकदास की, कृष्णदास की, कुंभनदास की। तो राइट आंसर है मलुकदास की ये पंक्तियां हैं। जब अकबर ने कुंभनदास को फतेहपुर सीकरी बुलाया तो उन्होंने ये प्रसिद्ध पद गाया था कि संतों का राजा के दरबार में सीकरी से क्या काम। मदनाष्टक निम्न में से किसकी रचना है? तो रहीम की है। मदनाष्टक रहीम अब्दुल रहीम खान खाना की खड़ी बोली में रचित एक महत्वपूर्ण रचना है। और रहीम किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे अकबर के। मुगल दरबारी जो अकबर था उसके दरबार में नवरत्नों में से एक थे। रहीम का पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। पियोसो कहूँ संदेशोड़ो भो संदेशरा भोरा है काग सो धनी रे बिरहे जरी मुई तो ही धुआं हम लाग। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर होगा हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ कवि जायसी ने नागमती के विरह की अग्नि के धुएं को भोरे और कोमे के काले होने का कारण हेतु माना है, इसलिए यहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। माँ कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि निम्नलिखित में से किसने सम्मानित की थी? तो राइट आंसर होगा चित्रकूट के सोलंकी राजा ने। चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी ने उन्हें भूषण की उपाधि दी थी, जिसके बाद वे इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। सुभान नामक वेश्या से संबंधित बोधा रचित काव्य ग्रंथ है विरह लीला, विरह वारिस, प्रेम वारिस, विवेम वाटिका। तो ये है विरह वारिस। रीतिकाल के कवि बोधा ने अपनी प्रेयसी सुभान जो एक वेश्या थी के विरह में विरह वारिस नामक ग्रंथ की रचना की। रास ग्रंथ निम्न में से किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया। रास या भक्ति के पदों को मुख्य संग्रह उन्हीं से प्रेरित माना जाता है। भारतेंदु जी ने रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन निम्न में से किसमें किया? तो राइट आंसर है सुंदरी तिलक से।
खड़ी बोली का उपयोग उर्दू काव्य रचना के लिए रसन उपनाम से किसने किया था? तो रसा के नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र रचनाएं करते थे। रानी केतकी की कहानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो ईसा अल्लाह खां के। यह हिंदी की सबसे पहली कहानी में से एक मानी जाती है, जिसकी रचना मुंशी इंसा अल्लाह खां ने 19वीं सदी के शुरुआत में की थी। स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है 833 ईस्वी में। शिक्षा और पाठ्य पुस्तकों के प्रचार के लिए आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत्त मार्तंड किसके द्वारा निकाला गया? तो ये निकाला गया था पंडित जुगल किशोर के द्वारा। संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के सभी दफ्तरों की भाषा उर्दू कब कर दी गई? तो ये 1837 में की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने 1837 में अदालती कामकाज की भाषा के रूप में फारसी की जगह उर्दू को आधिकारिक दर्जा दिया था। हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में किसे माना जाता है? भाग्यवती गोदान ध्रुवस्वामिनी। तो राइट आंसर है भाग्यवती। भाग्यवती श्रद्धाराम फुलेरी द्वारा लिखित 1877 को कई विद्वान हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर परीक्षा गुरु को यह स्थान प्राप्त है। स्वर की विचार सभा नामक निबंध किसके द्वारा रचित है? पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। संयोक्ता स्वयंवर नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचाया गया है? भारतेंदु, श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण, राधाचरण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीनिवास दास। निम्न में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित है? तो देवकी नंदन का जो चंद्रकांता सती थी। देवकी नंदन खत्री तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं और चंद्रकांता उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। रेल का विकट खेल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित नाटक है? तो राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। सरस्वती में प्रकाशित होने वाली पहली कहानी निम्न में से कौन सी है? तो राइट आंसर है इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के पहले भाग में प्रकाशित हुई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य मैथिली शरणगुप्त का नहीं है? साकेत है, यशोधरा है, रंग में भंग है, पथिक और स्वप्न नहीं है। बाकी तीनों हैं। पथिक और स्वप्न रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। महाराणा का महत्व निम्न में से किसकी रचना है? निराला की, पंत की, प्रसाद की। तो राइट आंसर है प्रसाद की। महाराणा का महत्व छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ है। निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? लहर, झरना, कामायनी, उपयुक्त सभी। तो ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। छायावाद को स्थूल के विरुद्ध और सूक्ष्म का विद्रोह निम्न में से किसने माना? तो ये माना था डॉक्टर नगेन ने। सखी स्व संप्रदाय किसका है? हरिदास का। तत्सुखी है जीवाराम का। सखी संप्रदाय है राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी बनेगा। यह विभिन्न भक्ति संप्रदाय और उनके संस्थापकों का सही मिलान है। एक का थर्ड यहाँ पे सही मिलान दिया गया।
स्वसखी संप्रदाय रामचरण दास का है, तत्सखी संप्रदाय जीवाराम का है, सखी संप्रदाय हरिदास का और रसिक, ये सही आंसर है। ठीक है, आमने सामने मिला रखे, ए का थर्ड बी का टू, ये दे रखे हैं। तोड़ दो ये क्षितिज में देख लूं उस और क्या, उपरोक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? तो ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पंक्तियां हैं। यह प्रसिद्ध पंक्ति आधुनिक मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा की है। उनकी कविताओं में अक्सर असीम और अज्ञात के प्रति एक जिज्ञासा भाव देखने को मिलता है। आधुनिक मीरा किस कवि को कहा गया, कवित्री को? तो महादेवी वर्मा को। दीपक और बादल किसके प्रिय प्रतीक हैं? तो राइट आंसर है महादेवी वर्मा के। प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन कब हुआ था? 1931, 1932, 1936। तो राइट आंसर होगा 1936। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला भारतीय अधिवेशन 1936 ईस्वी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1943, 1951, 1959 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 1959 में। पहला 43 में, दूसरा 51 में और तीसरा 59 में हुआ था। फोर्थ हुआ था 79 में। अगे जी ने कुल 4 सप्तक निकाले थे, जिसमें 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा था 1979 में। चौथा सप्तक। मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? तो राइट आंसर है केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा। यह प्रसिद्ध पंक्तियां प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की कविता लोहा से ली गई। मासिक पत्रिका प्रतीक के संपादक कौन थे? रघुवीर साय, आगे नरेश मेहता, केदारनाथ सिंह। तो राइट आंसर होगा आगे की पत्रिका है। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संकलन प्रकाशन कब प्रकाशित हुआ? पहले तो चांद का मुंह किसकी रचना है? मुक्तिबोध की है। किस सन में ही थी? ये 1964 में। ऑप्शन 1। यह गजानन माधव मुक्तिबोध का सबसे प्रसिद्ध कविता संग्रह, जो उनकी मृत्यु के साल यानी 1964 में प्रकाशित हुआ। रतिनाथ की चाची का नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसने लिखा? प्रेमचंद, नागार्जुन, राय मासूम रजा और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा नागार्जुन। देखो, उपन्यास से संबंधित कितने क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। उपन्यास कहानी को इग्नोर मत कीजिए, उन्हें भी अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं उनके टॉपिक वाइज भी उनकी प्रैक्टिस करा रही हूँ। जो यूजीसी नेट के क्वेश्चन दिए गए उन्हें भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि वहां से ही आपका पेपर बनेगा। आंचलिक उपन्यासकार नागार्जुन ने इस उपन्यास के जरिए मिथिलांचल के समाज और ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण किया है। 9 साल छोटी पत्नी किसके द्वारा रचित कहानी है? कमलेश्वर कृष्णा सोबती, रविंद्र कालिया, मोहन राकेश। तो राइट आंसर है रविंद्र कालिया। कामायनी एक पुनः विचार में किसने कामायनी को वृद्ध फैंटेंसी और मनु को ध्वस्त होती हुई सामंती व्यवस्था का प्रतीक कहा? तो राइट आंसर है मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपनी पुस्तक कामायनी एक पुनर्विचार में जयशंकर प्रसाद की कामायनी की नए सिरे से आलोचनात्मक व्याख्या की। कलम का सिपाही नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये विष्णु प्रभाकर द्वारा, सॉरी, अमृत राय के द्वारा। कलम का सिपाही किसने लिखी थी? अमृत राय ने। मुंशी प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने अपने पिता की यह जीवनी लिखी थी। प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। मंटो मेरा दुश्मन नामक संस्मरण इस किसका है? तो राइट आंसर है उपेंद्रनाथ अस का। लोहे की दीवारों के दोनों ओर नामक यात्रा व्रत किसने लिखा?
तो राइट आंसर है यशपाल ने। प्रसिद्ध क्रांतिकारी और लेखक यशपाल ने अपनी सोवियत संघ और यूरोप की यात्रा के अनुभव को किस किताब में लिखा था? आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के कितने हेतु होते हैं? तो राइट आंसर है आचार्य मम्मट के अनुसार 3। मम्मट ने काव्य प्रकाश में काव्य के 3 हेतु बताए हैं। शक्ति, ये याद रखना है, शक्ति, प्रतिभा, निपुणता और अभ्यास था। आचार्य शंकु के रस का सिद्धांत को नाम दिया गया? अनुमतिवाद। ध्वनि सिद्धांत से संबंधित निम्न में से कौन से आचार्य हैं? तो राइट आंसर है आनंद वर्धन। आचार्य आनंद वर्धन को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना ध्वन्यालोक है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति किस रूप में माना है? तो आचार्य विश्वनाथ ने वक्रोक्ति को किसके रूप में माना? अलंकार के। जहाँ कुंतक वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानते हैं, वहीं आचार्य विश्वनाथ ने इसे एक शब्द अलंकार भी माना है। शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की, शाब्दी, आर्थी और व्यंजना। हिंदी व्याकरण में काव्य शास्त्र में शब्द की 3 शक्तियाँ मानी गई, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। हिंदी की कितनी उपभाषाओं का विकास हुआ? तो राइट आंसर है 5। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी के मतानुसार लगभग कब से हिंदी का विकास माना गया है? तो राइट आंसर है 10वीं शताब्दी से। गुलेरी जी ने अपभ्रंश के उत्तरकालीन रूप को पुरानी हिंदी का और उसका समय लगभग 10वीं शताब्दी। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किस शिलालेख में हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में। ऑप्शन ए। 7वीं से 8वीं शताब्दी के शिलालेखों में मिलता है। तिलक फ़ॉन्ट में टाइपों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर होगा 190। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार के लिए देवनागरी टाइपों की छँटाई कर उनकी संख्या घटाकर 190 कर दी थी, जिसे तिलक फ़ॉन्ट कहा गया। राजभाषा आयोग की नियुक्ति सर्वप्रथम किस सन में हुई? तो राइट आंसर है 1955 ईस्वी में हुई थी। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 बीजी खेर की अध्यक्षता में हुई थी। संविधान की किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है? तो राइट आंसर है 120 धारा के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी में किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 के तहत यह प्रावधान है कि संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से संज्ञा के मुख्य 5 भेद माने गए? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो यहाँ भी 6 माने गए हैं। 6 भेद है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्न और निजवाचक। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? तो श्रृंगार। ऑप्शन ए। बाकी सब गलत है। निम्न में शुद्ध वर्तनी है तो कौन से की? अंत्योदय। ऑप्शन बी। अंत्योदय का अर्थ है समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय। यह वर्तमान की दृष्टि से पूरी तरह शुद्ध है। दिग्भ्रम का संधि विच्छेद होगा दिक् प्लस भ्रम।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ग कै में परिवर्तित हो जाता है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। यह कै का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग में बदल जाता है। तीसरा वर्ण कौन सा? जैसे कै, ख, ग और कै, ख, ग, घ और ड। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो अपना ही जो वर्ण है पहले वर्ग का ही उसमें तीसरे वर्ण में ये चेंज हो जाता है। प्रत्यय कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगते हैं, तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम के साथ। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ और तद्धित प्रत्यय संज्ञा और सर्वनाम के साथ। कि वागेश्वरी शब्द का पर्यायवाची। तो पर्यायवाची कौन सा होगा इसमें? शारदा। वागेश्वरी का पर्यायवाची है शारदा। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो राइट आंसर होगा इसमें गुण संधि है। चंद्र प्लस उदय। चंद्र प्लस उदय या ए का ओ में मिलकर ओ हो जाता है, गुण संधि। कामचोर में प्रयुक्त समास है को तो कामचोर तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? कर्ता ने कारक को, ये विभक्ति जो इनका प्रयोग होता है तत्पुरुष समास में। 31 में कौन सा समास है? तो राइट आंसर होगा द्विगु समास, सॉरी द्वंद्व समास। 31 तो संख्या है तो द्विगु समास होना चाहिए इसमें। 31 का विग्रह 1 और 30 होगा, द्वंद्व समास है भाई इसमें। 1 और 30 होता है। संख्यावाचक पदों में जहां और का लोप हो वहां द्वंद्व समास माना जाता है। 88 निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। हंस, उल्लू, गिद्ध या चील। तो राइट आंसर है चील। हंस, उल्लू और गिद्ध पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं जबकि चील स्त्रीलिंग के। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। बसंत, शरद, पावस, शिशिर। तो राइट आंसर होगा शरद। राम ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो राइट आंसर होगा कर्ता कारक। यहाँ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ जो कर्ता कारक की मुख्य पहचान है। राम ने रावण से युद्ध किया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो राइट आंसर होगा करण कारक। यहाँ युद्ध करने का साधन या माध्यम के रूप में रावण का उल्लेख है, से विभक्ति कारण कारक से संबंधित है। प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर है 2 प्रकार के। प्रत्यय कृत और तदित। त्रुटि विराम हंस पद का चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो त्रुटि के लिए प्रयोग किया जाता है जब कोई हमारा शब्द लिखते समय छूट जाता है तो उस पे हम ऐसा चिन्ह लगाते हैं। वागेश्वरी शब्द का पर्यायवाची शब्द है शारदा। गीली आंखें, आर्द्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है आर्द्र। आर्द्र का अर्थ होता है गीला, नमीयुक्त या आंसुओं से भरी हुई आंखें। वक्र शब्द का विलोम है ऋजु। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और ऋजि का अर्थ होता है सीधा। पूर्णिमा शब्द का विलोम शब्द है अमावस्या। नवविवाहिता स्त्री के लिए एक शब्द है युधा, नववधु, प्रौढ़ा, नवोढ़ा। तो राइट आंसर होगा नवोढ़ा। नव प्लस ऊढ़ा। आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है सामने की वस्तु चुराना। ऑप्शन डी।
आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ है बेमेल वस्तुओं का संगत। जब दो अलग अलग तरह की चीजें आपस में बेढंग तरीके से मिली हो तो उसे आधा तीतर आधा बटेर कहा जाता है। कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में कौन गीत काव्य है? अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, वाल्मीकिमित्रम। तो कालिदास की गीति काव्य पूछी है तो ये कालिदास की सारी, तो राइट आंसर होगा मेघदूत, गीति काव्य है। बाकी तीनों क्या है? नाटक है। कालिदास ने रघुवंश में कितने राजाओं के जीवन का वर्णन किया? तो राइट आंसर होगा 31। ग्राथा अर्जुनियम महाकाव्य कितने सर्गों में निबंध है? तो राइट है 18। गुरु शब्द की चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा? तो गुरुवे होगा, ऑप्शन सी। गुरु शब्द रूप में चतुर्थी विभक्ति और एक वचन में गुरुवे, जैसे गुरुवे नमः बनता है। जगत शब्द की षष्ठी का द्विवचन होगा जगत हो, ऑप्शन ए। दृष्ट धातु के लोट लकार माध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा पस्त, ऑप्शन बी। भानु उदय की संधि विच्छेद क्या होगी? भानु प्लस उदय, ऑप्शन सी। दीर्घ संधि का उदाहरण है। निराश्रित में प्रयुक्त सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर है सस जुसो रू। विसर्ग संधि में पद के अंत में स्थित से को रू आदेश करने के लिए सस जुसो रू सूत्र का प्रयोग होता है, जिससे निस प्लस आश्रित से निराश्रित बनता है। राजपुरुष में प्रयुक्त समास कौन सा है? राइट आंसर है षष्ठी तत्पुरुष समास। नेषाध्याय चरित्र कितने सर्गों में है? तो 22 में है। बाल रामायण इनमें से किसकी रचना है? राजशेखर की। बालरयन महाकवि राजशेखर द्वारा रचित एक विशाल नाटक जिसमें 10 अंक है। स्वप्नवास दत्तम निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? तो राइट आंसर है भास के द्वारा। महाकवि भास के 13 नाटकों में स्वप्नवास दत्ता सबसे प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। निम्न में से कौन सा गीति काव्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों है। कालिदास रचित ऋतु संहार और मेघदूतम दोनों गीति काव्य खंड काव्य की श्रेणी में आते हैं। 114 कालिदास द्वारा रचित ऋतु संहारम में 6 ऋतुओं का वर्णन कितने सर्गों में किया गया? तो 6 में किया गया, 6 सर्गों में। प्रत्येक सर्ग में एक ऋतु ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? तो राइट आंसर है स्वप्नवास दत्तम। स्वप्नवास दत्तम किसकी रचना है? तो यह है भास की रचना। जबकि तीनों नाटक इसके कालिदास के। निम्न में से कौन सा नाटक भवभूति द्वारा रचित है? तो राइट आंसर है उत्तराम चरितम। महावीर चरितम, मालती माधव, उपरोक्त सभी, तो सभी हैं। महाकवि भूति ने 3 ग्रंथों लिखे हैं, महावीर चरितम, उत्तराम चरितम नाटक है, जबकि मालती माधव एक प्रकरण यानी कि रूपक का भेद है। भवभूति के नाटकों में किस रस की प्रधानता है? तो राइट आंसर है करुण रस की। भवभूति के करुण रस का सिद्धहस्त कवि माना जाता है। उन्होंने स्वयं कहा, एको रस है करुण एवं रस तो केवल एक करुण ही है, कौन सुमेलित नहीं। मालविका अग्निमत्रम, अग्निवन और मालविका प्रणय कथा। विक्रमोर्वशीयम, पुरुरवा और उर्वशी की प्रणय कथा। अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत या शकुंतला की प्रणय कथा। मालती माधव, मालती तथा मल्लिका नाथ प्रणय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मालती माधव, मालती तथा मल्लिका नाथ प्रणय कथा है। भारवी द्वारा रचित कीर्तार्जुनीय में किस रस की प्रधानता है? तो वीर रस की प्रधानता है।
किरातनार्जुन एक महाकाव्य जिसमें अर्जुन और भगवान शिव किरात वेशधारी के युद्ध का वर्णन है, अतः यहाँ भी रस मुख्य है। दंडी की रचना कौन सी है? तो राइट आंसर है प्रोक्त सभी ही दंडी की रचना है। काव्य दर्शम, अवंती सुंदरी, 10 कुमार चरितम, वृक्ष सभी तीनों हैं। सज्जन का सही संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस धन जन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 122 लब्ध का सही संधि विच्छेद है लब प्लस तय। तो ऑप्शन सी। लब धातु में त्यक्त प्रत्यय लगने से लब्ध बनता है। संधि नियमों के अनुसार भय और तय का मिलकर बद्ध हो जाता है। रामानुज में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है संबंध तत्पुरुष। विग्रह समास रामस्य अनुजय, राम का छोटा भाई, राम का में संबंध षष्ठी विभक्ति होने के कारण ये संबंध तत्पुरुष है। प्रत्येक में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है अविभाज्य समास। विग्रह एकम एकम इति, प्रति उपसर्ग अव्यय होने के कारण यह अविभाज्य समास। मुनि शब्द का चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में होगा मुनि, ऑप्शन सी। तो ये इसकी व्याख्या यहाँ पे मुनि इकारांत पुल्लिंग शब्द का है। तो प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? लाइक करिए और शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए अगर नए चैनल पे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।